बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा ख्वाहिशात और नफ्स परस्त कल्चर में आवाम की क़ुव्वत तार तार नज़र आती है, बटी हुई है, तकसीम कह सकते हैं, और सियासी हुकूक न मिलने की वजह से ना सिर्फ अपाहज व मफलूज नज़र आती है बल्कि मुंतशिर और हजूम सी बनती जा रही है। 74 साल हुए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। एक आज़ाद रियासत में ये किसकी ज़िम्मेदारी थी कि कौम को सियासी आगाही देते, उनको माशी तौर पर मजबूत करते, उनको इंसानी इक़दार, तहज़ीब और आइडियोलॉजी जिसे हम नज़रिया कहते हैं उसके मतलब मोटिवेट करते। देखा जाए तो इस कल्चर में ये रवायत ही नहीं है, क्योंकि सियासी तरबियत करने से आवाम अपने सियासी हकूक़ मांगेगी, और ये शायद इस कल्चर के जो अजारादार हैं वो इसको देना ही नहीं चाहते। वो इसको इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि फरसूदियत के वो रस्म और रवाज बरकरार रह सकें जिसमें आवाम को बतौर ग़ुलामी का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। शायद यही वजह है वो मनसूबा साज जिन्होंने आवाम को सियासी तरबियत और सियासी हकूक़ से महरूम रखा है वो कामयाब नज़र आते हैं। वो कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी कह दें, जैसी चाहें जोश खताबत में अपने अल्फाज बयान कर दें। बटी हुई ये अवाम, तकसीम कौम सिर्फ तालियां बजाने तक ही महदूद रह चुकी है। आज हम देखते हैं तो इस सियासी कल्चर में जहां तरह तरह के नारे मौजूद हैं, कोई वोट को इज्जत दे रहा है और कहीं पे रोटी, कपड़ा और मकान के नारे को फिर से ज़िंदा करने की कोशिशें जारी और सारी हैं। इंसाफ का भी खूब खेल खेला जा रहा है। देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत इन हालात में एक रवायती हुकूमत ही बन चुकी है। हालांकि इसने तहरीक के नाम पर एक जदोजहद की है। यकीनन देखा जाए तो ये एक रेवोल्यूशन ही थी, एक तहरीक ही थी। इसको चलाने वाले वो जांबाज थे, वो नौजवान जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी। उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो इस निज़ाम को बदल देंगे, वो एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, इनकलाब बर्पा करेंगे जहाँ पर ये फरसूदियत का निज़ाम दम तोड़ दे। लेकिन शायद साम्राज्यी सोच के जो ग़ुलाम हैं, जो इस सियासत के व्यापारी हैं, जो सियासी ताजर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो सरमाएदार हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, यहाँ की इशराफिया है, उन्होंने इसको कामयाब नहीं होने दिया और अपने रवायती मुफाद परस्त टोले के साथ मिलकर रेवोल्यूशन चलाने वाले उन नौजवानों को दीवारों में चुनवा दिया गया। हम कह सकते हैं कि सियासत के इस कुएं में अवाम की उम्मीदें भी डूबती हुई नज़र आ रही हैं। वो ख्वाब बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं जो रेवोल्यूशन के तौर पर जब तहरीक इंसाफ उभरी तो कौम इससे उम्मीदें लगा के बैठ चुकी थी। चंद दिन पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना का एक इंटरव्यू निजी टेलीविज़न पर नशर किया गया, जिस पर उन्होंने महशियत के ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया, कैसे एक्सपोर्ट से ज़र मुबादला को कमाया जा सकता है। लेकिन जब भी उनसे 22 करोड़ आवाम के मतलब सवाल किया गया, उन्होंने उसे टाल मटोल से ही काम लिया। क्यों लिया? वो उसके लिए कोई मुनासिब जवाब क्यों ना दे सके कि जब उनसे पूछा गया कि 20,000 रुपये में अगर कोई एक इंसान अपने घर का बजट बनाना चाहे तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? उसके घर का किराया, उसके बच्चों के स्कूल की फ़ीस, उसके बिजली के और दीगर गैस वगैरह के जो बिल हैं, उसके साथ घर का साजो सामान, क्या उसके मतलब वो आवाम की मदद कर सकते हैं कि वो बताएं कि 20,000 रुपये में एक आम इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को चला सकता है? जिस पर उन्होंने कोई खातिर खा जवाब तो ना दिया, बस ये कह दिया कि वो आवाम को मछली खिलाना नहीं बल्कि पकड़ने का फ़न सिखा रहे हैं। समझ से बाहर वाली बात है कि वो कौन सा फ़न है जिसे आवाम मछली पकड़ना सीख जाएगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तमाम वसाइल पे तो आज भी इशराफिया ही काबिज़ है। वही लोग जो सियासी अजारादार के तौर पर देखे जाते रहे हैं, वही वडेरे, वही सरदार, वही सरमायादार आज भी सियासत के इस अजीम शोबे में अपने पंजे गाड़ कर बैठे हैं। बहरकैफ नाजरीन, इसके लिए कोई उनके पास शायद बात थी ही नहीं कि वो उसके मतलब
کرتے. حالانکہ طریقے انصاف تو یہاں پر عوام کو جسٹس دینے کے لیے آئی تھی. وہ تو عوام کی سیاسی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے آئی تھی. وہ تو اس ظالمانہ نظام کے استحصال کو روکنے کے لیے آئی تھی. وہ تو اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی. وہ یہاں پر احتساب کرنے کے لیے آئی تھی. لیکن دیکھا جائے تو عوام دن بدن ستم زدہ مہنگائی کا بوجھ اٹھانے میں بے بس ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ہم چند مہینے پہلے کی بات کر لیں، جون کی جب یہ بجٹ آیا تھا، تو آج 3-4 ماہ گزرنے کے بعد موازنہ کر لیں قیمتوں کا، تو 3-4 ماہ پہلے کی اور آج کی قیمتوں میں کس حد تک فرق آ چکا ہے. کون بدلے گا یہ نظام؟ کون لائے گا شفافیت؟ کون کرے گا احتساب؟ کون روکے گا اس ظالمانہ نظام کا استحصال؟ کون کرے گا سیاسی موٹیویشن؟ کون دے گا سیاسی حقوق؟ یہ سوالات تو ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی طریقے انصاف کی جو حکومت ہے وہ EVM کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے، الیکٹرونک مشین کو لے کر آنا چاہتی ہے. کبھی طریقے انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو وہ کرپشن کو سب سے بڑا ناسور سمجھتی تھی. وہ کہتی تھی اگر اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے تو یقیناً یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. کیا حکومت ملنے کے بعد انہوں نے کرپشن کو ختم کیا؟ کیا وہ اپنے ان وعدوں پر قائم رہ سکے؟ کیا وہ پاکستان میں لوٹا ہوا مال واپس لا سکے؟ تو پھر EVM اگر وہ یہاں پر لانچ کر بھی دیتے ہیں، جس کا وہ آج ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ سب سے بڑا اب مسئلہ جو ہے وہ دھاندلی ہے، یعنی کہ کرپشن نہیں ہے، دھاندلی ہے. اب وہ صرف دھاندلی کو روکنا چاہتے ہیں. اگر EVM کامیاب بھی ہو جائے، اقتدار اگر شفافیت سے منتقل بھی ہوتا رہے، عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ عوام تو پھر اپنی تقدیر کا رونا روتے رہیں گے. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی گورننس کو بہتر کر سکے، اپنے احتساب کے عمل کو تیزی میں لا سکے، اپنے اس نعرے میں جو کرپشن کے لیے وہ کہا کرتی تھی اس کا کلا کما کرے، ان لوگوں کا محاسبہ کرے اور لوگوں کو سیاسی حقوق دے، ان کو برابری کا جو اس کا نعرہ تھا وہ لازم ان کی دہلیز تک پہنچائے، آئین کے مطابق جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ان کی ترسیل میں آسانی بنا سکے تاکہ عوام میں اعتماد بحال ہو سکے. کیا ایسا کرنا ضروری نہیں، یا صرف EVM کی طرف توجہ دینا ہی کافی ہے تاکہ سیاسی انویسٹر اپنے مفادات کو پانے کے لیے جب وہ پیسہ خرچ کریں تو وہ اس پر اپنی رسائی بھی پا سکیں؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.